हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआई स्टडीज। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जो कि क्लास 10th की बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझने से पहले हम जानते हैं कि ये लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेसेस में बेसिकली कुछ एसेंशियल फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। लाइक डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी खाने को पचाते हैं, ठीक है, जो फूड है हमारा, उस फूड के अंदर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? न्यूट्रिशन फाइंड आउट करते हैं। अब वो जो न्यूट्रिशन है, लाइक किस फॉर्म में होता है न्यूट्रिशन? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो इन सब का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के द्वारा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से अलग अलग चीज़ें हम डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? रेस्पिरेशन में हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन करते हैं हम किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और इसमें से हम एटीपी एनर्जी को निकालते हैं। अब वो एटीपी एनर्जी जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं, डाइजेस्टिव सेल्स हैं, मतलब कोई भी सेल है, वो बेसिकली अपना काम कैसे कर पाता है? उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी उसको मिलती है। एटीपी की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी एनर्जी जो है हमको ग्लूकोज से मिलती है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, इसके अलावा सर्कुलेशन होता है विच इज ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन हमको देखने को मिलता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो जो फ्लो करता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन और गैसेस का एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है डिफरेंट लेवल्स पे। हम बात करेंगे जब इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन बेसिकली रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना। एक्सक्रीशन में क्या देखने को मिलता है हमको? रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। ठीक है, क्लियर है, फ्रॉम द ब्लड, है ना। तो ब्लड में से जो भी वेस्ट है हमारे पास उसको रिमूव करवाना हमारी बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। तो जितने भी ये प्रोसेसेस थी, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, है ना, सर्कुलेशन हो, ये सारी की सारी एक साथ किसी ऑर्गेनिज्म में अगर परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, और अपना काम कर रही हैं बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस को करवाने में, तो हम इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, समझ में आया? तो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। बेसिकली जो न्यूट्रिशन है वो हमको किस किस तरीके से मिलता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली प्लांट और एनिमल, हम इन दोनों की बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल ये दोनों अलग अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो प्लांट बेसिकली जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो लेते हैं ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं अपना न्यूट्रिशन रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? या फिर हम कह सकते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद से ले। ठीक है, खुद से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, एंड मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर है? एंड टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने आसपास से क्या लेते हैं? उस खाने को बनाने की जो प्रोसेस हमको चाहिए होती है और जो उसके लिए रॉ मटेरियल हमको चाहिए होता है, वो रॉ मटेरियल प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? अपने सराउंडिंग से। जैसे प्लांट को अगर ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस नाम की। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो CO2 है और वाटर है, ठीक है, इन दोनों का यूज करते हैं प्लांट्स, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट की प्रेजेंस में इनका यूज करते हैं तो वो बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है और ये CO2
वाटर और सनलाइट, ये हो गए कुछ रॉ मटेरियल जो कि इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करेंगे। तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, मतलब हम एनिमल्स को बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स कहने का मतलब क्या है, जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हों। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन अदर्स। ठीक है, या फिर प्लांट्स। क्लियर है, तो अपने खाने के लिए ये लोग किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट, अभी ये बात हो गई, सेकंड वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है। ऑटोट्रॉफिक मैंने बताया आपको कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एज ए फूड, वो उसको यूज करने के लिए। तो इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एटसेट्रा, इन सबको वो यूटिलाइज करते हैं टू प्रिपेयर या फिर टू मेक द ऑर्गेनिक फूड फॉर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने रिएक्शन आपको बताई क्या, CO2 और वाटर का एज ए रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है। साथ में हमको सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, आई मीन प्लांट को। क्लियर है, और प्लांट के किस पार्ट में होती है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल में। ठीक है, अब क्लोरोफिल में ये प्रोसेस होती है और बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, और ये प्रोसेस हमको किस में देखने को मिलती है, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स में। किस में देखने को मिलती है, ग्रीन प्लांट्स में। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, है ना। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में हमारे पास ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ऑटोट्रॉप्स सिंपली क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं और उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फूड जिसको हम बोलते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो ग्लूकोज है बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके है, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। इसमें क्या होगा, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर का यूज होता है। ठीक है, अब इसका ये यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और ये जो लीफ है बेसिकली, लीफ के अंदर ये प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। लीफ के किस पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, जिसको हम इनहेल करते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो ये था बेसिक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या चाहिए होता है हमको फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को। एक तो सनलाइट चाहिए होती है। तो सनलाइट बेसिकली एक तरीके की एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है या फिर लाइट एनर्जी कह लो। ठीक है, तो लाइट एनर्जी का वो यूज करते हैं, है ना, हीट एनर्जी का वो यूज करते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। इसके अलावा CO2। ठीक है, इसके अलावा CO2 उनको चाहिए होता है। तो CO2 कहाँ से एंटर करता है प्लांट के अंदर, तो CO2 एंटर करता है स्टोमेटा के थ्रू। अब ये स्टोमेटा कहाँ होता है, स्टोमेटा बेसिकली मार्जिन ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, मार्जिन ऑफ द लीव्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इन स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू जो है ये CO2 और ऑक्सीजन अंदर बाहर जाती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सचेंज होता है इनका। तो ये एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑन द लीफ। एंड इसके अलावा वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वाटर का क्या काम है, वाटर जो है डिजोल्व होता है। ठीक है, इट इज ए डिजोल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा एंड टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, और ये जो वाटर है ये प्लांट को कहाँ से मिलता है, सॉइल के थ्रू मिलता है। समझ में आया।
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, मतलब फोटोसिंथेसिस किस जगह पे होती है प्लांट पे, ठीक है, ये प्लेस की बात हो रही है, कहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस होती है। तो साइट जो है बेसिकली वो अभी मैंने बताया, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया हमारे पास, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। समझ में आया, क्लियर है। कौन कौन से मेन इवेंट होते हैं, सबसे पहले वो एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, ठीक है। अब इस लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, अभी देखा हमने ऊपर, ठीक है। फिर इस लाइट को कन्वर्ट करेंगे, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किस में, केमिकल एनर्जी में, क्लियर है। फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उस एनर्जी का यूज करेंगे वाटर को स्प्लिट करने में, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, और वाटर को स्प्लिट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में उनका ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन तो हो गया, ब्रेकडाउन होने के बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब हमको बनाना क्या है, फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाना है। तो उसके लिए रिडक्शन प्रोसेस हम करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप ये डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक लीफ है, और लीफ के मार्जिन की हमने इस लीफ के मार्जिन को हमने जूम आउट करके एक डायग्राम बनाया। तो डायग्राम कुछ ये बन के आया हमारे पास, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ये लीफ की अपर लेयर है, ये लीफ की लोअर लेयर है। तो जो आउटर लेयर होती है उस लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ये दो लेयर होगी ऊपर नीचे, उनके बीच में हमारे पास एयर स्पेसिस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स हमको देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्टोमेटा में होते हैं, क्लियर है। तो बेसिकली ये स्टोमेटा है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हमको देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया ये डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा अगर लीफ के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो मिडल वाली वो होती है हमारे पास वेन होती है, दैट इज मिडरिव, इसको हम बोलते हैं मिडरिव। अब इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं अलग अलग, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं वेन्स। क्या बोल रहे हैं, वेन्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का एक पत्ता है, ठीक है, जो प्लेट सी है, दैट प्लेट इज नोन एज लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, क्लियर है। और इसके अंदर जाइलम फ्लोएम होते हैं, जिसके थ्रू जो है खाना और पानी जो है अप डाउन करता है, मतलब अंदर आना और बाहर जाना जो है उसके लिए होता है, ठीक है। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। हम क्या देख पा रहे हैं इसमें, स्टोमेटा में बेसिकली टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स हैं, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, लीफ के सरफेस पे, मार्जिनल सरफेस पे, ठीक है। तो ये पोर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, मतलब दो तरीके कहने का मतलब दो सिचुएशन में होते हैं। एक ओपन कंडीशन होती है इनकी, एक क्लोज्ड कंडीशन होती है। अगर ये क्लोज होगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, अगर ये ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा हमको, क्लियर है। अब ओपन और क्लोज होगा कब, कि देखो जो ये दोनों बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये जो दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, इन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, इस तरह का, तो गार्ड सेल्स हो गया। और इसके अलावा इनके बीच में जो ये पोर है, जगह है, स्पेस है, खाली स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज स्टोमेटल पोर। क्या है, स्टोमेटल पोर है, क्लियर। और इनके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, ये छोटे छोटे से, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं। तो ये अभी ओपन कंडीशन में है। ओपन कंडीशन में है मतलब दिन का टाइम है। ओपन कब रहता है, ये डे टाइम में ओपन रहता है, ठीक है। क्लोज कब होता है, नाइट में क्लोज होता है, जब इनको CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, है ना। अब फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है, तो ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, इस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो इस टाइम पे ये क्लोज हो गए क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट नहीं है बाहर से ऑक्सीजन और CO2 की अभी, ठीक है। तो रात में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे ऑक्सीजन ये थोड़ी बहुत रिलीज करते हैं। दिन में ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ में आया। अब ये स्टोमेटा क्लोज है, क्यों क्लोज है, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक है। क्लोज क्यों है, वाई इट इज क्लोज, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस। अब ये जो वाटर लॉस की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। समझ में आया। तो ट्रांसपिरेशन याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्वेश्चन बनते हैं इस पर, क्लियर है। इसके अलावा हम स्टोमेटा के फंक्शन की बात करें, मतलब स्टोमेटा का काम क्या है, तो काम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या, एक तो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा दे लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द पोर्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन,
ठीक है। तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू द पोर्स ऑफ स्टोमेटा आर नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा और लीफ पोर्स कह लो इनको, ये ओपन और क्लोज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल सिग्नल्स या फैक्टर्स। मतलब दिन के टाइम में बेसिकली ओपन होते हैं, रात के टाइम में बेसिकली क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा जब ओपन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी तो इसकी वजह से क्या हो पाएगा, CO2 अंदर आ गई, वाटर नीचे से इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया रूट्स के थ्रू, सनलाइट इनको दिन में मिल रही है। अब सनलाइट मिल रही है, वाटर भी है और CO2 भी है, तो ये कौन सी प्रोसेस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। कब करेंगे, डे टाइम में करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। इनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए तो सनलाइट मिलेगी दिन में। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, दैट इज वाटर की बात हो रही है बेसिकली, तो ओपन और क्लोज दोनों कंडीशन में अलग अलग तरीके से इसका ह्यूमिडिटी लेवल होता है। दिन में जो है बेसिकली ह्यूमिडिटी जो है कम होती है क्योंकि ज़्यादातर वाटर क्या है, वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। रात में इस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। डे एंड नाइट रिदम, तो स्टोमेटा आर टिपिकली ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज्ड एट द नाइट टाइम। इसके अलावा टेम्परेचर एक फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है। स्टोमेटा ओपन होंगे और क्लोज होंगे इन रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट मिलेगी तो ओपन रहेगा, है ना। टेम्परेचर कम होगा तो हीट नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो क्लोज होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा वाटर डेफिशिएंट, वाटर का लॉस, तो वाटर के लॉस को रोकने के लिए स्टोमेटा किस कंडीशन में रहेगा, क्लोज कंडीशन में रहेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर जो प्रोसेस है हम उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप का न्यूट्रिशन होता है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो तो हम उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच do not possesses the ability to synthesize their own food। मतलब खुद से खाना नहीं बना पाते तो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे भाई, किसी दूसरे पे डिपेंड होंगे, हैं, घर वालों से मांग के लाओ कहीं से। एंड दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स, किस पे डिपेंड होंगे, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होंगे क्योंकि वही बनाते हैं। अब भाई वही बनाते हैं तो खाना उन्हीं से लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल एनिमल्स, फंगई, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, हेटेरोट्रॉप्स हैं। क्या है, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से जो है लिया जाता है। सबसे पहला जो तरीका है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू जो न्यूट्रिशन लिया जाता है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड, है ना, एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। तो जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या करते हैं, मुंह के थ्रू खाना खाया तो हमारी बॉडी के अंदर ही उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें से ग्लूकोज निकाल रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेंगे अमीबा और एनिमल्स, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, होलोजोइक हैं। अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। दे टेक देयर न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ माउथ। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अब ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या है कि जो डेड एंड डिके मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कीड़े मकोड़े जो है, बेसिकली कोई मर गया, कोई बिल्ली, कुत्ता या फिर कोई भी जानवर मर गया है, या फिर कोई प्लांट है सड़ गया है, कोई फ्रूट सड़ गया है, तो उसके ऊपर आप कुछ टाइम बाद देखते हो क्या है, कीड़े, इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, है ना। वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, डेड और डीके मटेरियल से, है ना, जैसे कूड़ा कचरा हो गया वहां से भी लेते हैं। क्लियर है? जैसे कि फंगई, है ना। जैसे मान लो कोई ब्रेड है, अब जैसे आप ब्रेड लाते हो और ब्रेड वो काफी दिनों से रखा हुआ है घर में, ठीक है। कुछ दिन बाद आप देखते हो उस ब्रेड के ऊपर क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो फंगस अपना न्यूट्रिशन वहां से लेते हैं। क्लियर है? इसके अलावा पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेसिकली दो तरीके से होता है, ये भी एक्टो और एंडो। एक्टो इज द ऑन द सरफेस, है ना, ऊपर से ले रहे हैं, एंडो मतलब बॉडी के अंदर से ले रहे हैं। तो एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट दो होते हैं, और ये अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं कि दे लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जो जिस बॉडी या फिर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर ये अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे, और अपना न्यूट्रिशन ये वहां से ड्राइव आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि कैस्केटा,
कैसकटा बेसिकली एक प्लांट पैरासाइट है जो प्लांट के ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसके अलावा टिक्स है, ये भी अपना न्यूट्रिशन जो है बेसिकली एज ए पैरासिटिक फॉर्म लेता है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ एक आध दो एग्जाम्पल की, कौन अपना जो है बेसिकली न्यूट्रिशन किस तरीके से लेता है। तो सबसे पहले हम बात करें अमीबा की। ठीक है, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये ध्यान रखना। यूनिसेलुलर कहने का मतलब एक ही सेल से बना है ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड दे टेक अप देयर फूड थ्रू द एंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, तो इनकी ये कहीं भी से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। अगर खाना यहाँ होगा तो यहाँ से कैप्चर करेंगे, यहाँ होगा तो यहाँ से कैप्चर करेंगे, यहाँ होगा तो यहाँ से कैप्चर करेंगे, यहाँ होगा तो यहाँ से कैप्चर करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए जो रेड सा है, मान लेते हैं ये फूड है, इनका क्या है, फूड है। क्लियर है, और ये इनका न्यूक्लियस है सेंटर में ब्लैक कलर का। क्लियर है, अब ये क्या करेंगे, जब इस खाने को कैप्चर करना होगा तो ये सीडियोपोडिया नाम के कुछ है ना, एक फॉल्स फीट नाम का स्ट्रक्चर बना लेंगे, इससे ये इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं इनको, जो ये फॉल्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, सीडोपोडिया। तो दे टेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। अब ये इसको अंदर कैप्चर करेंगे और एनगल्फ कर लेंगे, निगल जाएंगे। ठीक है, और फूड वैक्यूल में जाके ये जो है चला जाएगा। तो दिस इज फूड वैक्यूल, है ना। तो इस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन जो है लेते हैं। जैसे मैंने बोला अमीबा है, पहले सीडोपोडिया बनाएंगे ये, है ना, एक्सटेंड करेंगे अपने हाथ पैर को, मेम्ब्रेन को, और मेम्ब्रेन को एक्सपेंड करेंगे तो फूड को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, दे कैप्चर द फूड एंड देन दे टेक इन द फूड। ठीक है, वैक्यूल में लेंगे, फूड वैक्यूल में लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे फूड वैक्यूल में ही विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा वो सरफेस के ऊपर आके मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड आर थ्रोन आउट। फिर उसको वहां से वो बाहर थ्रो आउट कर देंगे, फेंक देंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे, सीडोपोडिया बनाएंगे, सीडोपोडिया से वो अपने फूड को कैप्चर करेंगे, कैप्चर करके फूड वैक्यूल में लेके जाएंगे एंड देन फूड वैक्यूल में उसका डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा, बच जाएगा, उसको वो सेल के सरफेस के थ्रू बाहर थ्रो कर देंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो है सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं एंड द सीलिया आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी एंड दे टेक इन द फूड एट द स्पेसिफिक स्पॉट, है ना। तो इट इज अनलाइक अमीबा। अमीबा बेसिकली क्या है, कहीं से भी उसके बॉडी सरफेस के कहीं पे भी जो है फूड अगर प्रेजेंट है वहां से वो ले लेंगे। लेकिन पैरामीशियम के केस में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी, वहीं से वो लेंगे। जैसे हमारा है, हमारे पास स्पेसिफिक पोजीशन है, खाना कहाँ से खाएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ माउथ से खाएंगे। क्या हाथ से खा सकते हैं, इस हाथ से खा सकते हैं? नहीं, हमारा न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, सिर्फ और सिर्फ माउथ से आएगा। तो स्पेसिफिक पोजीशन है, ऐसे ही एक पैरामीशियम में स्पेसिफिक पोजीशन डिसाइडेड होती है जहाँ से वो अपना फूड कैप्चर करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन बेसिकली किस तरीके से होता है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है इसमें, दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। अलग अलग तरीके होते हैं सबके, एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज कमिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले इंजेशन होता है, इंजेशन तो इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, इंजेशन क्या है, इनटेक ऑफ फूड, मतलब हमने फूड को ले लिया, निगल लिया, खा लिया। ठीक है ना। अब फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, डाइजेशन प्रोसेस होगी, उसके लिए क्या होगा, डाइजेशन होगा। अब ये डाइजेशन होगा, डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, उसको सिंपलर कंपाउंड्स में या सिंपल मटेरियल में उसको ब्रेक डाउन करेंगे। फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसमें से जो न्यूट्रिशन उन्होंने ब्रेक डाउन किया उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उसके बाद उसका मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट जो है डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, एंड एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। तो जो भी हमने न्यूट्रिशन उससे कैप्चर किया, उस प्रोसेस उसमें जो भी हमको फूड मिला उस फूड को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे हम टू गेन द एनर्जी। ठीक है, इसके बाद फिर इजेशन होगा। इजेशन बेसिकली रिमूवल, है ना। इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट, है ना, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीकस। क्लियर है? तो ये हम अब बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स में जो है न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो एक बहुत लंबी क्या है, ट्यूब होती है। ठीक है,
एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ से स्टार्ट होती है एंड देन इट गोज अप टू द एनस, ठीक है, एंड इट गोज अप टू द एनस। तो वेरियस रीजन्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो जितने भी इसमें अलग अलग पार्ट है, लाइक माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इन सब का अलग अलग फंक्शन है। फंक्शन तो एक ही है हालांकि डाइजेशन का, लेकिन प्रोसेस जो है अलग अलग है इनके पास जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो अलग अलग तरीके के प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम माउथ की बात करें तो माउथ में हम सबसे पहले हमको पता है हम क्या करेंगे, फूड का इंटेक करेंगे, ठीक है। हमने खाना कहाँ से लेना है, माउथ के थ्रू लेना है। फिर जो टीथ है हमारे वो किस चीज़ में हेल्प करेंगे, टीथ जो है च्विंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे, खाने को चबाने में और उसको पीसने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा टंग का क्या रोल है, तो टंग के ऊपर बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, हमको पता है। टेस्ट बर्ड्स मतलब हमको टेस्ट का पता लगता है उससे। अब टेस्ट जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनके लिए बेसिकली कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट, टेस्ट बर्ड के लिए कौन से होते हैं, गस्टेटरी। कौन से, गस्टेटरी, ठीक है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट होते हैं जिससे हम टेस्ट को पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ को हम खा रहे हैं, ठीक है, मीठा है, तीखा है, क्या है। इसके अलावा हम स्वेलिंग करते हैं, है ना, पुशिंग डाउन करते हैं फूड को, ठीक है, नीचे की तरफ, और रोल करने में उसको हेल्प करता है हमारा टंग। क्लियर है। तो ये कुछ डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन बॉडी का, तो एक बार क्लियर देख लीजिए। ये हमारे पास टंग है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माउथ, एंड माउथ में टंग है हमारे पास। एंड देन ये जो है बेसिकली ये वाला पैसेज जो है हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए है, और ये वाला पैसेज जो है फूड के लिए। अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पोर्शन दोनों के लिए कॉमन है, रेस्पिरेशन के लिए भी और फूड के लिए भी, है ना। इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोथ, है ना। तो माउथ है हमारे पास, माउथ में टंग है हमारे पास। देन उसके बाद ईसोफेगस नाम की एक ट्यूब आती है। देन ट्यूब जो है उस खाने को नीचे पुश डाउन करती है, एंड देन आफ्टर दैट इट गोज टू द स्टमक। स्टमक में फिर कुछ डाइजेशन होगा, एंड आफ्टर दैट इट विल गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहाँ पे कुछ डाइजेशन होगा, एंड देन आफ्टर दैट थोड़ा बहुत जो बच गया उसका डाइजेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन इसमें होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके बाद आफ्टर दैट जो भी वेस्ट बचा दैट विल बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द एनस, ठीक है। तो अपेंडिक्स बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आज के टाइम पे बेसिकली क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है। अब इसका ज़्यादा रोल देखने को ह्यूमन लाइफ में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। क्लियर है ना। पैंक्रियाज यहाँ पे है हमारे पास। पैंक्रियाज बेसिकली क्या रिलीज करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जिनको हम बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं। लीवर हमारे पास हेपेटोसाइट्स होते हैं, इसमें सेल्स होते हैं, ठीक है, ये भी एंजाइम्स रिलीज करता है। बाइल डक्ट है ना, तो बाइल जूस रिलीज करता है। क्लियर है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर है हमारे पास, है ना, इसमें इसका जो बाइल जूस रिलीज हुआ है उसका स्टोरेज होता है ना। डायफ्राम हमको पता है जो हमारा लंग्स है, बेसिकली नीचे वाला जो शेप है ना, उसकी शेप चेंज होती है रेस्पिरेशन के दौरान। बात करेंगे इसके रेस्पिरेशन के टाइम पे। तो बेसिक जो मोटा मोटा है वो यहाँ से समझ गया आपने। चलिए थोड़ा ब्रीफ में हम जाते हैं, ठीक है। तो हमारे माउथ में प्रेजेंट है क्या, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का क्या रोल है, सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली सलाइवा और म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है, सलाइवा और म्यूकस रिलीज करता है। ये थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, ठीक है, जेलेटिनस मटेरियल होता है ना, दैट लाइंस द लंग्स, ठीक है, दैट लाइंस द लंग्स, थ्रोट, माउथ, नोज एंड साइनसेस। इन जगहों पे ये म्यूकस जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्टार्च जो है बेसिकली उसका कन्वर्जन करने में हेल्प करता है ये, ठीक है, कौन, सलाइवा। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम, ठीक है। कौन से एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है इनटू द ग्लूकोज, है ना, इनटू द ग्लूकोज। इसके बाद जो फूड है, जो हमने इसमें से पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर लिया, ठीक है, दैट इज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद जो फूड है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज हो जाएगा, बोलस बन जाएगा, है ना, तो फूड बिकम बोलस। क्लियर है। अब बोलस बनने के बाद वो जाएगा कहाँ, ईसोफेगस में, जो पाइप था हमारा बीच में, उस पाइप में बेसिकली एक मूवमेंट, इसमें डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट देखने को मिलता है। जो खाना है वो स्टमक में जाएगा। तो टेकिंग द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, ठीक है, जो फूड हमने खाया उसमें से थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिशन माउथ में हो गया, उसके बाद वो बाकी जो फूड होगा वो सीधा जाएगा कहाँ पे, हमारे पास
स्टमक में विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या ऐसा होगा कि वो खाना नीचे जाएगा, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होगा। क्या होगा, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होगा। पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, है ना। जहाँ पे भी वो फूड होगा वहाँ से वो ईसोफेगस फूल जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे वो फूड नीचे जाएगा तो ऊपर से प्रेशर लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पाइप था, अब पाइप उसको नीचे पुश डाउन करेगा, तो जहाँ से पुश डाउन करेगा वापस से ठीक हो जाएगा, नीचे जाएगा वापस से पुश डाउन करेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है फूड का मूवमेंट होगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, रफली आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं जो हमारे पास फूड है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारे पास इस पोजीशन पे फूड है, तो ये वाली जो वॉल्स है यहाँ पे प्रेशर लगा रही होंगी, तो यहाँ पे प्रेशर लगा रही होंगी तो ये खाना नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो नेक्स्ट सिचुएशन में खाना जो है थोड़ा नीचे पहुँच चुका होगा, ठीक है। खाना जो है थोड़ा नीचे पहुँच चुका होगा, खाना यहाँ आ गया। अब ये वाली वॉल्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, ये वाली वॉल्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, तो खाना और नीचे जाएगा। तो इस मूवमेंट को हम बेसिकली बोलते हैं क्या, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है खाना आ गया हमारे पास अब स्टमक में, खाना हमारे स्टमक में आ चुका है। अब स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बेसिकली स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस या गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। गैस्ट्रिक एंजाइम्स की हेल्प से यहाँ पे जो है खाने का डाइजेशन होता है। तो गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम आ गया, ठीक है, ये एक एंजाइम है पेप्सिन। इसके अलावा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, क्लियर है। इसके अलावा म्यूकस जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, क्लियर है, तो म्यूकस है। अब इन तीनों का रोल समझते हैं। इन तीनों का रोल क्या है, जो एंजाइम पेप्सिन है वो ब्रेक डाउन करेगा किसको, प्रोटीन्स को, है ना, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेगा ये सिंपलर में, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस में। इसके अलावा जो HCl है हमारे पास वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस पेप्सिन को काम करने के लिए चाहिए एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। अब हमको पता है HCl कितना खतरनाक है, हमारे स्टमक को ये क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। तो उसको उससे बचाने के लिए हमारे पास म्यूकस जो है हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम भी जरूरी है ना, और उससे बचाने के लिए फिर हमको म्यूकस भी चाहिए कि ताकि वो हमारे स्टमक को न जला दे, ठीक है। एसिडिक मीडियम चाहिए पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट होगा पेप्सिन तभी तो प्रोटीन जो है उनका डाइजेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है इट इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, मतलब मोस्टली जो डाइजेशन देखने को मिलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है और फैट का भी होता है, ठीक है ना। अभी स्टमक में देखा हमने मोस्टली किसका हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है। माउथ में देखा हमने मोस्टली किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों का डाइजेशन होता है, ठीक है। अब तीनों का डाइजेशन होता है तो जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो सिक्रीट करती हैं इंटेस्टिनल एंजाइम्स, ठीक है। कौन से एंजाइम्स, इंटेस्टिनल एंजाइम्स। ये इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो क्या काम करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करेंगे, किसमें, ग्लूकोज में। फैट को किस में ब्रेक करेंगे, फैटी एसिड में, क्लियर है। फैट को किस में ब्रेक करते हैं, फैटी एसिड में, है ना, और इसके अलावा ग्लिसरॉल में, क्लियर है। और प्रोटीन को किस में ब्रेक करते हैं, ये अमीनो एसिड में। प्रोटीन को किस में ब्रेक करते हैं, अमीनो एसिड, लाइक माल्टोज, है ना, क्रिप्टोज एटसेट्रा, ठीक है, आइसोमाल्टोज, है ना। ऐसे ऐसे जो है बेसिकली इनमें छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में इनको ब्रेक करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास विलाई होते हैं। विलाई बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, है ना, मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस पे, जिससे जो है सरफेस एरिया बढ़ता है। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये विलाई, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। क्या बढ़ेगा, फूड का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, है ना। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होगा, क्लियर है। जैसे पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कपड़े को फैला देते हैं जिससे ज़्यादातर पानी एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। अगर कपड़े को ऐसे मुट्ठी में बना के रखेंगे तब उससे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे तो इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ लीवर, है ना।
अब ये इतनी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब तो करवा रहा है, तो एब्जॉर्ब करवाने के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कहाँ से आते हैं? तो खुद के पास तो है इसके पास एंजाइम, ठीक है, इंटेस्टिनल एंजाइम, बट इंटेस्टिनल एंजाइम में सारे नहीं है। तो कुछ इसके पास लीवर से आते हैं, लीवर से आता है इसके पास बाइल जूसेस, ठीक है, लीवर से आएंगे इसके पास बाइल जूसेस, पेंक्रियास से आएंगे पेंक्रियाटिक जूसेस, ठीक है, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स। क्लियर? द फूड इज एसिडिक, है ना, फूड जो है बेसिकली एसिडिक हो, हमको पता है, विच इज मेड एल्कलाइन फॉर द पेंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, है ना। तो जो फूड है बेसिकली वो एसिडिक है, एसिडिक है तो पहले उसको एल्कलाइन बनाना पड़ेगा, एल्कलाइन बनाने के लिए बनाएंगे तभी जाके पेंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है काम करेंगे। जैसे जो हमको एसिडिक मीडियम चाहिए था किसके लिए? पेप्सिन के लिए, है ना, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए, ठीक है। तो पेंक्रियाज सिक्रीट्स पेंक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन है इनएक्टिव फॉर्म में, किसमें है? इनएक्टिव फॉर्म में। ये एक्टिवेट कब होगा? जब जो फूड है उसको हम क्या बना देंगे? एल्कलाइन बना देंगे। तो एल्कलाइन बनाने के लिए बाइल जूस है हमारे पास, ठीक है, एल्कलाइन बनाने के लिए बाइल जूस रिलीज होता है, एंड दैट आफ्टर दैट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस एंड लाइपेज जो होंगे वो ब्रेक डाउन करेंगे और इमल्सिफाई करेंगे फैट्स को, ठीक है, फैट्स का ब्रेक डाउन होगा उसमें। क्लियर है? फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, है ना, लार्ज बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं फैट्स, ठीक है। इनको ब्रेक करेंगे तो विच इज मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट, है ना। अब बड़े बड़े हैं तो एंजाइम को काम करने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा तो पहले इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना पड़ेगा। तो जो बाइल जूस है, बाइल है, वो सबसे पहले जो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो इसको ब्रेक करेंगे सिंपलर स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, जिससे जो एंजाइम है वो अच्छे से उसको ब्रेक डाउन कर पाए, उसको डाइजेस्ट कर पाए।